Hey, welcome back everybody. How are you? Today in this video, I'm going to describe some important MCQs of chapter learning. So watch this video till the last. You know that मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड कर रखे हैं बहुत सारे MCQs के और मैंने उन सभी को एक नई प्लेलिस्ट में सेटअप किया है। तो आप एक साथ जाकर उनको देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एंड मस्ट ज्वाइन जोवियल साइकोलॉजी टेलीग्राम चैनल बिकॉज वहाँ पर आपके लिए मैं रेगुलर आजकल आपको कुछ चैप्टर समरीज एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करता हूँ। एंड मैंने आपके लिए इस मंथ को जिस तरह से प्लान किया है उस तरह से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। सो मस्ट ज्वाइन दैट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड यू ऑल्सो कैन लिसन साइकोलॉजी पॉडकास्ट ऑन एंकर एंड स्पॉटिफाई एंड अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दैट लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज। इन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द लर्निंग डेफिनेशन। तो अगर आपने पहले लर्निंग के बारे में पढ़ा होगा सो सिंपली यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। सो ए बी सी डी हियर आर फोर ऑप्शन, नाउ ट्राई टू फाइंड करेक्ट आंसर। लुक, option D is correct. Learning is best defined as a relatively permanent change in the behavior of an organism due to experience. Learning यानी जब हम लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं, तो उस समय जो परमानेंट चेंज होता है एक्सपीरियंस के थ्रू उसी को हम अधिगम अर्थात लर्निंग कहते हैं। सो दिस इज वेरी इजी बिकॉज दिस इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बट हमें कम से कम बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग फॉर योर डेली लाइफ की जैसे लर्निंग की अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं और हम समझते हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है हमारे बिहेवियर में जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू होता है, तो इसे क्यों ना हम अपनी डेली लाइफ में यूज करें। जस्ट थिंक कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट याद करना चाहते हैं, तो इनिशियल स्टेज में हमको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होने वाला, मुझे याद नहीं होता है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, रिहर्सल करेंगे, रीड एंड अगेन आप लगे रहेंगे, आप स्टडी करते रहेंगे, एक्सपीरियंस के थ्रू आप परमानेंट चेंज कर ही लेंगे और फाइनली चीज़ों को सीख जाएंगे। सो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही आप इसे अपनी लाइफ में यूज कीजिए। साइकोलॉजी इज नॉट ओनली फॉर स्टडिंग, दिस इज साइकोलॉजी फॉर यूज एंड अंडरस्टैंड इन डेली लाइफ। तो इसको आप अच्छे से समझिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, द ऑब्टेन a reward. A monkey learns to press a lever when a 1000 hertz tone is on, but not when a 1200 hertz tone is on. What kind of training it is this? So just keep in mind this question is from your learning. आपने जब कंडीशनल के बारे में पढ़ा होगा उस टाइम पे आपने जनरलाइजेशन, एक्सटेंशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा होगा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर इन दिस क्वेश्चन, अ मंकी लर्न्स टू प्रेस अ लीवर। एक मंकी लीवर को प्रेस करता है जब 1000 हर्ट्ज का टोन होता है, एंड जब 1200 का होता है तब वो नहीं करता है। सो इट्स मीन्स कि जो मंकी है उसका कंडीशनिंग हुआ है 1000 हर्ट्ज से, ना कि इससे। इसका मतलब है कि जो मंकी है वो अच्छे से जानता है कि 1000 हर्ट्ज पर ही उसे लीवर प्रेस करना है। सो हियर इज डिस्क्रिमिनेशन इन टू स्टिमुलस, यानी दो तरह के स्टिमुलस हैं, एक तो 1000 हर्ट्ज का टोन है, दूसरा 1200 हर्ट्ज का टोन है। तो यहाँ पर मंकी ओनली 1000 हर्ट्ज पर ही लीवर प्रेस करना सीख जाता है, तो वो जानता है कि 1000 ही पे करना है। तो इस सेकंड स्टिमुलस से वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करता है, मतलब वो जानता है कि ये इस पर नहीं करना है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन। अगर यहाँ पर वो है 1000 हर्ट्ज एंड दूसरा 1200 हर्ट्ज दोनों पे करता तो होता है जनरलाइजेशन, यानी एक जैसी चीज़ें लगें उसको और वो लीवर प्रेस कर दे, बट ऐसा नहीं है।
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और एक्सटिंक्शन नहीं होता है बिकॉज इसका मतलब होता है किसी चीज़ का डिसअपियर होना, ख़त्म हो जाना। और क्लासिकल कंडीशनिंग आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। In Pavlov's original experiment with dogs, salivation to meat was done. So just try to understand in Pavlov's original experiment, जब डॉग सैलिवेट करते थे तो उस टाइम पे सैलिवेशन टू मीट यानी मीट के थ्रू जो सैलिवेशन करते थे वो कैसा था? दैट वाज अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी जो मीट था वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था। क्योंकि जैसे सीधी सी बात है, अगर आपके सामने आपकी डिजायर्डेबल फूड, जैसे आपको जो भी कोई मिठाई अच्छी लगती है, कुछ भी रखा जाए तो उस टाइम आपके सामने रखा जाए तो आपको सैलिवेशन होगा। सो इट्स अनकंडीशनल बिकॉज ये नेचुरल है। अनकंडीशनल मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इट्स नेचुरल, तो फिर सैलिवेशन होगा। तो उस टाइम पर डॉग का जो सैलिवेशन होता था मीट के थ्रू, सो मीट वाज अनकंडीशनल ओके स्टिमुलस। आप इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। इसमें कहा गया है अ रिस्पॉन्स दैट लीड्स टू द रिमूवल ऑफ एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस इज वन बीइंग। यहाँ पे कहा गया है एक ऐसा रिस्पॉन्स जहाँ पर हम अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करते हैं। सो जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, बिफोर 2-3 days ago अ वीडियो मैंने जो अपलोड किया था, दैट वाज द कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मैंने उस वीडियो में आपको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में बताया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से सही उत्तर इसमें पता कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, जहाँ पर रीइंफोर्समेंट की बात होती है, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या फिर वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों रीइंफोर्समेंट में हमारा गोल ये होता है कि जो हमारा रिस्पांस या फिर जो हमारा बिहेवियर है वो कैसा हो, स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो, यानी उसकी टेंडेंसी बढ़े। ओके, इसे ध्यान रखिए। अब देखिए, किसी चीज़ को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या फिर अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर को बढ़ाने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका जिसमें हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट को लेते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी रिस्पॉन्स करता है या फिर कोई बिहेवियर करता है, तो उस रिस्पॉन्स और बिहेवियर के बाद अगर उसे कोई मतलब कि पॉजिटिव स्टिमुलस उसमें ऐड कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आता है और उसके बाद उसका टीचर उसको अप्रिशिएट करता है, उसको वाह वाह करता है, तो वो फिर से अच्छे नंबर लाना चाहेगा। यानी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट पे हम क्या करते हैं कि हम बिहेवियर को बढ़ाते हैं एक पॉजिटिव स्टिमुलस को ऐड करके। ओके, अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में जो आपका नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में हम करते ये हैं कि हमको व्यवहार बढ़ाना है, तो व्यवहार को बढ़ाने के समय हो सकता है कि कुछ चीज़ें नकारात्मक हों, तो हम वहाँ पे एवर्जिव स्टिमुलस को हटाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको पता है कि एग्ज़ाम्स के लिए अगर हमने स्टडी नहीं किया तो हम फेल हो जाएंगे, तो आदमी पहले से ही क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेगा यानी ऑपरेंट बिहेव करेगा। और ऑपरेंट बिहेव करता है क्यों? क्योंकि वो फेल ना हो जाए, यानी फेल होना एक नेगेटिव या फिर एवर्जिव स्टिमुलस है, उसको पहले से ही मतलब हटा के रखेगा, पहले से ही उत्पन्न नहीं होने देता है। तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से अगर नेगेटिव और पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट का सीधा सा उद्देश्य क्या है कि जो भी बिहेवियर है उसको कम किया जाए। उसके कम करने के 2 तरीके हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। बट इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसलिए इसको रिपीट किया है। बट हम फिर से क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड लुक दैट अ रिस्पॉन्स दैट लीड्स टू द रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस। देखिए, हम अनप्लीजेंट स्टिमुलस को हटाना चाहते हैं, तो ये आपका आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। नेगेटिव रीइंफोर्स में हम अनप्लीजेंट स्टिमुलस को इसलिए हटाते हैं कि भाई जो भी अनप्लीजेंट चीज़ें हैं वो हट जाएं और हम बिहेवियर को पूरा करते हैं। तो आपका 4th का जो क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन इसका डी सही होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। Which of the following is an example of reinforcement?
यहाँ पर बताना है कौन सा रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन नंबर वाज 4 मैंने उसमें बताया था रीइंफोर्समेंट क्या होता है। अगर आपने उसको समझा है तो निश्चित ही आप इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। सो प्लीज़ कमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5th। इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है आपको बताना है, एंड मस्ट कमेंट, मुझे बताइए। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। रीइंफोर्समेंट की बात कही है। रीइंफोर्समेंट में मैंने अभी बताया था कि एनी हाउ हम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स को अच्छा करना चाहते हैं। तो रिस्पॉन्स को अच्छा कैसे किया जा सकता है? रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस आफ्टर अ रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स के बाद हम अगर अनप्लीजेंट स्टिमुलस को पाते हैं तो उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो रिइंफोर्समेंट होगा। सो दिस इज करेक्ट। प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव स्टिमुलस आफ्टर अ रिस्पॉन्स, यानी किसी रिस्पॉन्स के बाद प्रेजेंट करना पॉजिटिव स्टिमुलस को, ये भी सही है। जैसे मान लीजिए बच्चा एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आता है, उसको अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, तो ये भी सही है, इससे भी रिइंफोर्समेंट बढ़ेगा। एंड बीइंग टोल्ड दैट यू हैव डन अ गुड जॉब, सो दिस इज ऑल्सो अप्रिसिएशन। एंड कब किया जाता है? कोई रिस्पॉन्स जब होता है उसके बाद, तो ये भी आपका सही है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल, सो दिस इज करेक्ट। Now next question, that is question number 6th. In this question you can see the highest and most consistent rate of response is produced by, बताना है कि हाईएस्ट और मोस्ट कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स किसके द्वारा होता है? फिक्स्ड रेशियो के द्वारा, फिक्स्ड इंटरवल, या फिर वेरिएबल रेशियो एंड वेरिएबल इंटरवल। सो जस्ट कीप इन माइंड इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरिएबल रेशियो। जहाँ पर फिक्स रेशियो होता है वहाँ पर जो बिहेवियर होता है वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता, बिकॉज वो सर्टेन चीज़ें होती हैं, फिक्स होती हैं, और फिक्स नंबर होते हैं, सेट नंबर्स होते हैं। उसके बाद वो आपको यहाँ पे कुछ न कुछ मिलता है रिवार्ड के रूप में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हैं, बस यहाँ पे इंटरवल होता है। और वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल में सर्टेन चीज़ें नहीं होती हैं, वेरी होती हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल रेशियो है, ये एक ऐसा वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है जिसमें हाईएस्ट होता है और कंसिस्टेंट होता है कोई भी रिस्पॉन्स। हम मतलब कि अगर हमारे कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, अगर हम इस बेस पे अगर वहाँ पे लोगों को कुछ देते हैं तो उनका बिहेवियर या उनके जो रिस्पॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज मनी टाइम्स इसमें अच्छे से मतलब यही चीज़ पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा हायर और मोस्ट कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिस्पॉन्स किस में होता है? तो होता है वेरिएबल रेशियो में, आप इसे ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th। पनिशमेंट इज कंट्रोवर्शियल वे ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर बिकॉज, पनिशमेंट जो है वो बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोवर्शियल वे है। हम जानते हैं कि जब लोग डिजायरेबल बिहेवियर नहीं करते तो पनिशमेंट उनको दी जाती है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि जो पनिशमेंट है ये कंट्रोवर्शियल वे है बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें इसका सीधा सीधा आंसर ध्यान रखना है कि इसका लॉजिक ये है कि जो पनिशमेंट होता है ये क्या करता है? पनिशिंग स्टिमुली ऑफन क्रिएट फियर, यानी लोगों में डर हो जाता है। जैसे आजकल आप देखेंगे अगर स्कूलों में बच्चों को पनिश ना करने की बात कही जाती है और इसके अपोजिशन में कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है बच्चों को पनिश नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये पनिश करना चाहिए बिकॉज पनिश करने से बच्चे सही से पढ़ते हैं, सब चीज़ें हैं। बट रिसर्च हमारे ये कहते हैं कि पनिश करने से जो पर्सन होता है उसमें फियर प्रोड्यूस होता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर लर्निंग के लिए बात की जाए तो पनिशमेंट से कहा जाता है कि पनिशमेंट के थ्रू लर्निंग टेम्पररी होती है। अगर कोई बच्चा कुछ पढ़ के नहीं आता है तो आज उसे आप पीट देंगे, डांट देंगे, तो आज याद कर लाएगा लेकिन उसके बाद फिर से वो भूल जाएगा। सो ये रिसर्च के थ्रू है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8th। वन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपको ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग के बीच में अंतर बताना है। हेयर ABCD आर 4 ऑप्शन। तो मैं थोड़ा बता दूं, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसे किसने दिया था? एक ये क्वेश्चन आपके लिए, और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग ये किसने दिया था? सो जस्ट ऐसे ध्यान रखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम लिखते हैं OP, ऑपरेंट कंडीशनिंग।
तो ध्यान रखिएगा, जैसे कहीं आपने BFO देखा होगा, मैंने कहीं इसे मूवीज़ में सीरीज में कहीं देखा है BFO, बट मुझे ज़्यादा याद नहीं है। बट BFO मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये किसने दिया था, BF स्किनर ने दिया था। तो ऐसे मुझे याद है। क्लासिकल कंडीशनिंग आप पढ़ते हैं IPC, कोई इंडियन पेनल कोड इसका फुल फॉर्म होता है, बट यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इवेन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं किसने क्या दिया था। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने बताए। अब ध्यान रखना है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है इसका नाम क्या लिखा है, ऑपरेट, यानी ऑपरेंट के लिए। तो यहाँ पे कोई मतलब जो भी सब्जेक्ट होता है वो खुद ही ऑपरेट होता है, यानी अपने आप से होता है, बाद में जो भी रिवार्ड उसको मिलेगा वो मिलता है। लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, जो स्टिमुलस होता है उसके थ्रू मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स होते हैं। तो अब ये जो लॉजिक था मैं आपको बताया हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको काम देता हूँ कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। सो प्लीज़ जस्ट वॉच दिस एंड रीड दिस केयरफुली, स्टॉप वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आंसर, बिकॉज आपकी खुद की मेंटल प्रोसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बताने वाला, तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। शेपिंग इज A/N टेक्निक फॉर ब्लैंक अ बिहेवियर। शेपिंग के बारे में पढ़ा होगा आपने। शेपिंग जो एक ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली कॉन्सेप्ट में आता है। तो जो शेपिंग होता है, शेपिंग क्या होता है, शेपिंग इज एन रेस्पोंडेंट टेक्निक फॉर इस्टेब्लिशिंग अ बिहेवियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। शेपिंग का यूज जो एनिमल ट्रेनिंग होती है वहाँ पर की जाती है। सीधी सी बात है, शेपिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर होती है जहाँ पर जहाँ पर किसी बिहेवियर को हम इस्टेब्लिश करते हैं बाय रीइंफोर्सिंग सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशंस। यानी हम कोई व्यक्ति को कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो कार्य करेगा, उसको हम फिर से बताएंगे यस और नो, मतलब कि मोटिवेट करेंगे, और इस तरह से बार बार करके उसको कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। तो शेपिंग इज अ रेस्पोंडेंट टेक्निक फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिहेवियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। ड्यूरिंग एक्सटिंक्शन द ब्लैंक इज ओमिटेड, एज अ रिजल्ट द ब्लैंक सीम्स टू डिसअपियर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक अगर आपने कंडीशंस के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसके बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, बट फिर भी मैं बताऊं। देखिए, कंडीशंस कब होती है, जब किसी मतलब अनन्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में किसी अनकंडीशनल स्टिमुलस को रखा जाता है, तब कंडीशनिंग होती है। अगर हम अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा देंगे तो फिर क्या होगा, जो बिहेवियर होता है वो जो मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स होता है CR, वो डिसअपियर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जैसे ये कोई डॉग है, ये डॉग है और इसके लिए अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, फूड होगा। और अब फूड के पहले अगर उसको बैल यानी या फिर कोई साउंड सुनाया जाता है तो कुछ दिन के बाद वो क्या करता है, बैल के साथ में कंडीशनिंग कर लेता है और बैल के बजने पर ही वो सेलिब्रेट करने लगता है। तो ये क्या है, यहाँ पे कंडीशनिंग है। बट अगर कुछ दिनों के बाद आपने केवल उसे बेल साउंड सुना दिया और बाद में फूड नहीं दिया, जैसे आप लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा, वो जो कंडीशनल रिस्पॉन्स था सेलिब्रेशन का वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ड्यूरिंग एक्सटिंक्शन US मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस अगर ओमिटेड कर दिया जाए तो कंडीशनल रिस्पॉन्स डिसअपियर हो जाता है। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को याद कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। आई होप आप इनको समझे होंगे। वीडियो को दोबारा से देखिए, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देखिए, एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम पर मैंने जो चैनल्स क्रिएट किए हैं वहाँ पर आइए और कुछ डिस्कस भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।